गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई विश सभी बच्चे हैप्पी हों और सबकी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही हो। एंड लास्ट लेक्चर में हम हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक था उसे बाइंड अप कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, डोसेस कंपनसेशन। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता इसमें कोई क्वेश्चन, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। So what is the doses compensation? Doses compensation. So this term was given by, अगर हम इस term की बात करें, this term was given by Muller in 1932. 1932 में ये जो term थी ये मुलर ने दी थी। एंड इस फिनोमिना को ओरिजिनली जो डिस्कवर किया गया था, it was discovered in ड्रोसोफिला। उसके बाद हालांकि बहुत से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी इसे एविडेंटली प्रूव किया गया, लेकिन ओरिजिनली जब इसको डिस्कवर किया गया था इसको ड्रोसोफिला में ऑब्जर्व किया गया था। सो व्हाट इज डॉसेस कंपनसेशन? डॉस कंपनसेट करना, नाम से पता लग रहा होगा, डॉस कंपनसेट करना। इट मीन्स टू कंपनसेट। किसको कंपनसेट करना? द डॉस। और डॉस किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? जीन प्रोडक्ट। जीन प्रोडक्ट इन टू सेक्सेस। जीन्स के जो प्रोडक्ट रहते हैं जो दो सेक्सेस में अलग अलग एक्सप्रेस होते हैं, उनकी डॉस, उनकी प्रोडक्ट को कंपनसेट करना। तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? स्पेसिफिकली किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? स्पेसिफिकली एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का नंबर मेल में रहता है वन क्रोमोसोम रहते हैं, और फीमेल में रहते हैं 2 क्रोमोसोम। देयर आर 2 क्रोमोसोम, देयर आर 2 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल सेक्स एंड देयर इज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम इन मेल सेक्स। अब बहुत से जीन्स ऐसे होते हैं जो सेक्स से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन बहुत से जीन एक्स क्रोमोसोम पे ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से या बॉडी के सेक्सुअल फिजियोलॉजी से रिलेट नहीं करते। लेट्स सपोज कोई एक ऐसा जीन है जो जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है और वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। लाइक आपको ध्यान होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है, फेबिज्म का जो हमने केस पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये HMP पाथवे में इन्वॉल्व रहता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है उसमें इन्वॉल्व रहता है। अब ये जो पाथवे है, मेटाबॉलिक जो पाथवे है, ये सेक्स से रिलेटेड नहीं है कि मेल सेक्स में ज़्यादा एक्सप्रेस हो या फीमेल सेक्स में ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। तो ऐसे जो भी मेटाबॉलिक जीन्स रहते हैं, जो कि ऐसे जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स रहते हैं जिनका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं होता, और इनका जीन कहाँ प्रेजेंट है? ओवर एक्स क्रोमोसोम। तो अगर मैं बात करूँ तो मेल सेक्स में जितना भी इसका एक्सप्रेशन रहेगा, जीन का जितना भी प्रोडक्ट सामने आएगा, उससे डबल अमाउंट फीमेल सेक्स में एक्सप्रेस होगी। पॉइंट समझ पा रहे होंगे? अगर इस जो जीन की बात करें तो मेल में ये एक्स यूनिट प्रोडक्शन चल रहा है, इसका प्रोडक्शन मेल में एक्स यूनिट चल रहा है, तो फीमेल में नो डाउट क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो 2 एक्स यूनिट होगा। ये मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ऐसा यूनिट्स कुछ होते नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब 2 कॉपीज़ हैं तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ जीन प्रोडक्ट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आप 2 काम कर सकते हैं डोसेस कंपनसेशन के लिए। डोसेस कंपनसेट मतलब अब इनकी डोज को कंपनसेट करना कि मेल एंड फीमेल में ऐसे जीन्स की, ताकि जो डोज है वो इक्वल रहे, टू कंपनसेट द डोज ऑफ जीन। डोज ऑफ जीन का मतलब यहाँ कहने से प्रोडक्ट ऑफ जीन। हम 2 काम कर सकते हैं। फर्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आप फीमेल में, इन फीमेल
इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिवेशन ऑफ वन, क्योंकि दो हैं, वन एक्स क्रोमोसोम आउट ऑफ टू, जो दो एक्स क्रोमोसोम हैं उनमें से एक को इनएक्टिवेट कर दो तो दोनों में इक्वल हो जाएगा। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, अगर आप फीमेल में कोई चेंज नहीं करते तो हाइपर एक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल, तो मेल वाले जो क्रोमोसोम है उसको हाइपर एक्टिव कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? या तो आप क्या करो, या तो आप फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम को दबा दो, या फिर मेल वाले को डबल कर दो उसका प्रोडक्शन। जो इनएक्टिवेशन का काम है ये हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में। और जो हाइपर एक्टिवेशन का काम है ये होता है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला के जो मेल रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या रहता है कि दो एक्स क्रोमोसोम नहीं रहते, एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो उनमें एक एक्स क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है, डोज कंपनसेट करने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम को हाइपर एक्टिवेट कर दिया जाता है। क्लियर? तो हमारा जो मेन डोसेस कंपनसेशन का टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन से। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल हम जो पढ़ेंगे वो मेनली हमारा कौन सा रहेगा कि एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करके कैसे काम चलाया जा सकता है। सो आपने एक टर्म पढ़ी होगी, दैट इज हेट्रोक्रोमेटाइजेशन एंड यूक्रोमेटाइजेशन, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, आपने एक टर्म पढ़ी होगी। इससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। टर्म्स क्या है? दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन के हमने दो टाइप पढ़े हैं, वन इज यूक्रोमेटिन एंड अदर इज हेट्रोक्रोमेटिन। और इन दोनों में आपको ध्यान है डिफरेंस क्या होगा, आपने अभी सेल बायो का टॉपिक पढ़ा है। जो यूक्रोमेटिन थी ये लाइटली स्टेन्ड थी, इट वाज लाइटली स्टेन्ड, और जो आपकी हेट्रोक्रोमेटिन थी डार्कली स्टेन्ड थी। ये डार्कली इसलिए स्टेन्ड थी क्योंकि इसमें डेंसली पैक्ड डीएनए था। हेट्रोक्रोमेटिन में जो है डेंसली पैक्ड डीएनए था, डीएनए बहुत डेंसली पैक्ड था। और ये जो थी ये ट्रांसक्रिप्शनली कहने का मतलब क्या, अभी हम बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव थी, मतलब कोई भी जीन कैसे एक्सप्रेस होगा, जीन क्या होता है, अगर हम जीन की बात करें तो जीन इज डीएनए, और अगर कोई भी जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। जीन मीन्स डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस होता है बनने का, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट इज़ द ओनली वे जिसमें जीन क्या रहेगा, आप खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो हेट्रोक्रोमेटिन में जितने भी जीन्स रहते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहते हैं, जितने भी जीन रहते हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि हेट्रोक्रोमेटाइजेशन जब भी डीएनए की रहती है वो या तो परमानेंट होती है, या आपने पूरी तरह से परमानेंटली उसको हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया, या वो टेम्परेरी होती है। क्लियर? अगर वो परमानेंट है तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो टीलोमेर्स रहते हैं या फिर सेंट्रोमेर के अराउंड का जो रीजन रहता है, तो टीलोमेर सेंट्रोमेर के अराउंड का जो रीजन रहता है दैट इज परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटाइज्ड। टेम्परेरी हेट्रोक्रोमेटाइज का मतलब होता है कि कुछ रीजन टेम्परेरी तौर पे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कर दिया गया, कंपैक्टली पैक कर दिया गया एंड उसको हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया गया। अब सिंपली वर्ड अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी डीएनए के पार्ट को हेट्रोक्रोमेटाइज कर रहा हूँ, मैं क्रोमोसोम के किसी पार्ट को हेट्रोक्रोमेटाइज कर रहा हूँ, इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं उसको साइलेंट कर रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्शनली मैं उसको क्या कर रहा हूँ, साइलेंट कर रहा हूँ। पॉइंट समझ में आया? परमानेंटली जो रहेगा वो वापस रिवर्ट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी वाला वापस क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेशन इन केस ऑफ फीमेल? इट इज द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटाइजेशन of one of the X chromosome out of two, किस केस में? इन फीमेल। फीमेल के केस में क्या रहता है, एक एक्स क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया जाता है, लेकिन कैसा? फैकल्टेटिवली, टेम्परेरी हेट्रोक्रोमेटाइज किया जाता है। आप उसको परमानेंटली कर नहीं सकते। परमानेंटली इसलिए नहीं कर सकते कि लेट सपोज जैसे हमने क्रॉसेस पढ़ी हैं,
लेट्स सपोज कि आपने क्या किया, एक क्रोमोसोम को आपने परमानेंटली, दिस इज फीमेल, आपने क्या किया, इसके एक एक्स क्रोमोसोम को, लेट्स सपोज दिस वन, इसको आपने परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया। अब होगा क्या कि जब भी इसकी बॉडी में तो काम चल जाएगा, इसकी बॉडी में तो जो है वो काम चल जाएगा, लेकिन जब इसके गैमेट्स बनेंगे, लेट्स सपोज इसके गैमेट्स बने, तो इसके गैमेट्स में एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा, दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ चला जाएगा, और उधर से जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर से लेट्स सपोज कि कोई भी एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम आया, लेट्स सपोज कि इधर से वाई क्रोमोसोम आया और इधर से ये परमानेंटली हेट्रोक्रोमेटाइज वाला एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो जो रिजल्ट बनेगा उस केस में जो मेल रहेगा, उस मेल का तो एक एक्स क्रोमोसोम परमानेंटली बंद पड़ा है, तो ये तो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, ये तो बहुत इजीली डेड हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे जीन ज़रूरी रहते हैं, वाइटल जीन्स रहते हैं, इसलिए आप परमानेंटली बंद नहीं कर सकते उसको। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आप उसको परमानेंटली बंद नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए जो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इसमें क्या है कि जब फीमेल का बर्थ हुआ, जाइगोट जब बना, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव थे, क्लियर। अब इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम को क्या कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया। लेट्स सपोज ये जो मैं ब्लैक कलर में शो कर रहा हूँ, इसको साइलेंट कर दिया, क्लियर। अब उसकी बॉडी में तो काम चल जाएगा। ये जो फीमेल है, ये फीमेल की कब की कहानी चल रही है, ये उसके बर्थ के टाइम की बात है, मीन्स जाइगोट जब बना, और जाइगोट से एम्ब्रियो बन के पूरी क्या बन गई, बॉडी बन गई, और बॉडी में एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, साइलेंट है। लेकिन जब ये वाली फीमेल जो है, ये फीमेल, ये जब मेच्योर होगी और ये जब गैमेटोजेनेसिस करेगी, तो जब गैमेट्स बनेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वापस से कंडीशन रिटाइव कर दी जाएगी, दोनों एक्स क्रोमोसोम को एक्टिव कर दिया जाएगा, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आपने जो क्रोमेटाइजेशन हेट्रोक्रोमेटाइज किया वो किया और बाद में वो रिवर्ट होगा, दैट्स व्हाट इज टेम्परेरी। पॉइंट समझ में, इट इज टेम्परेरी, फैकल्टेटिव टेम्परेरी हेट्रोक्रोमेटाइजेशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम आउट ऑफ द टू इन फीमेल। ये जो प्रोसेस रहता है ये रिज्यूम हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है रिज्यूम हो जाएगा। इट विल रिज्यूम कब, इट्स एक्टिविटी before entering the germ line means गैमेट्स में जाने से पहले इसको वापस रिवर्ट कर दिया जाएगा, क्लियर। लुक एट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को देखिए, ये वाला काम हुआ है, एक्स क्रोमोसोम है, उसको हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया गया, तो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन से जो उसका कॉम्पैक्ट हो जाता है, वो कॉम्पैक्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है हेट्रोक्रोमेटाइजेशन में डीएनए जो होता है वो कंडेंसली बैक हो जाता है, और जब पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही, यहाँ क्या हो रहा है कि यूजुअली आपने जो पढ़ा था वो तो आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा तो क्या है, हेट्रोक्रोमेटाइज है, कुछ हिस्सा यूक्रोमेटाइज है, लेकिन द कंप्लीट क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज्ड, जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज हो गया तो वो तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एक बहुत डार्क सी डॉट में कॉम्पैक्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक डेफिनेशन आती है बार बॉडी। बार बॉडी, इसको स्टडी किया था किसने, इसको डिस्कवर किया था बाय बार, जिस साइंटिस्ट के नेम पे इसको ये नाम मिला, एंड बैट्रम इन 1949 में इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे रिपोर्टेड दैट एट द पॉइंट ए डीपली stained chromatin body in the nerve cell of female cat which was absent in male, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फीमेल कैट की जो नर्व सेल्स हैं उसमें एक बहुत डीपली स्टेन्ड, डार्कली स्टेन्ड पूरी की पूरी क्रोमेटिन बॉडी है, कुछ हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा क्रोमेटिन का हिस्सा है,
जो कि मेल में एब्सेंट है। मेल में क्या है, वो एब्सेंट है। इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि इनको लगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कुछ पार्ट है, दे कॉल्ड इट सेक्स क्रोमेटिन, इसको नाम दिया गया सेक्स क्रोमेटिन। क्लियर। और बाद में इसी को नाम दे दिया गया, सेक्स क्रोमेटिन को ही नाम दे दिया गया बार बॉडी, आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवर, जिसने इसको डिस्कवर किया था बार, उसी की बेसिस से इसको नाम दे दिया गया सेक्स क्रोमेटिन को। क्लियर। ऐसी जो बार बॉडीज हैं या सेक्स क्रोमेटिन्स हैं वो सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। सच बार बॉडीज, जैसे मैं ह्यूमंस की बात करूं, आर यूजुअली प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, किसमें, स्किन सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है, या फिर आपके ओरल म्यूकोसा की जो एपिथेलियम है उसमें प्रेजेंट हो सकती है, या फिर ब्लड सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, इनमें प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर। इनमें ये मिल सकती हैं। क्लियर। और ये किस में मिलेंगी, फीमेल्स में, मोर ऑफन इन फीमेल, मोर ऑफन इन फीमेल सेक्स ओनली, सिर्फ फीमेल सेक्स में मिलती हैं, मेल सेक्स में नहीं मिलती। क्लियर। सो हम कह सकते हैं कि जो फीमेल सेक्स रहता है वो सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव है। दैट्स वाई द फीमेल सेक्स इज सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव, वो सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव है। व्हाट इज द पॉइंट, इन्होंने देखा कि एक डार्क कलर की डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन बॉडी है जो नर्व सेल्स में फीमेल कैट की ऑब्जर्व की गई। इन्होंने नाम दिया उसे सेक्स क्रोमेटिन, जिसको नाम बाद में दिया गया बार बॉडी, डिस्कवर के नाम के बेस पे। सभी सेल्स में नहीं प्रेजेंट, कुछ एक सेल्स में प्रेजेंट होती है और फीमेल सेक्स में ही मिलती है। दैट्स व्हाई फीमेल सेक्स इज सेक्स क्रोमेटिन पॉजिटिव। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं कि ये कहाँ मिलती है, सो पोजीशन इसकी वेरी करती है। पोजीशन फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्पीसीज में बात करें, इट इज अटैच्ड टू न्यूक्लियस इन नर्व सेल ऑफ सर्टेन स्पीसीज। कुछ स्पीसीज में ये कहाँ मिलती है, न्यूक्लियस के साथ अटैच मिलती है। क्लियर। कुछ स्पीसीज में कहाँ मिलती है, फ्री इन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि मिलेगी तो न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्री मिलेगी। किन सेल्स में, खास करके न्यूरॉन्स में, इन केस ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच मिल सकती है, अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा किस में मिलता है, या तो एपिडर्मिस के जो सेल्स रहते हैं, स्किन के जो सेल्स रहते हैं एपिडर्मिस के सेल्स में, या फिर जो ओरल म्यूकोसा है, ओरल एपिथेलियम है, उसके सेल्स में ये चीज़ मिल सकती है। क्लियर। या फिर न्यूक्लियर एक्सपेंशन, पूरे न्यूक्लियर में एक्सपेंडेड फॉर्म में पड़ी है, न्यूक्लियर एक्सपेंशन फॉर्म में मिल सकती है। खैर इस पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो पोजीशन क्या करती है इसकी, वेरी करती है। इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ध्यान से सुनेगा ये वाला जो पॉइंट है, इन न्यूट्रोफिल्स, मैमल्स के केस में न्यूट्रोफिल्स, और खास करके किसमें, फीमेल सेक्स में, क्योंकि उन्हीं में मिलती हैं ये। सेक्स क्रोमेटिन जो रहती है, सेक्स क्रोमेटिन मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बार बॉडी की बात कर रहा हूं। सेक्स क्रोमेटिन अपीयर्स एज ए स्मॉल rod-like structure known as, इसको क्या बोल दिया था, ड्रम स्टिक, विच इज नोन एज ड्रम स्टिक। लुक एट दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखिए, ये है डायग्राम। तो ये तो था आपका क्या, जब आपने हेटेरोक्रोमेटाइज किया तो वो कॉम्पैक्ट होगी, और ये जो स्ट्रक्चर रहेगी इट विल बिकम डार्कली स्टेन्ड, क्योंकि जब कॉम्पैक्ट हो गई है तो ये बहुत डार्कली स्टेन को पिक करेगी। नाउ लुक एट दिस, ये न्यूट्रोफिल्स के सेल हैं, ये आपके क्या है, न्यूट्रोफिल्स के सेल्स हैं। इन न्यूट्रोफिल्स के सेल्स में आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये रहा
ये देखिए, इट इज़ लाइक ड्रम स्टिक की तरह ही नज़र आती है। इसका मैग्नीफाइड व्यू देखिए, लुक एट दिस इज द सेक्स क्रोमेटिन, ये बार बॉडीज, ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस आता है न्यूट्रोफिल्स के केस में। इट इज द सेल ऑफ न्यूट्रोफिल, वहां इसका अपीयरेंस कैसा आता है, ड्रम स्टिक जैसा आता है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज बार बॉडी, इसको क्या बोला जाता है, बार बॉडी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सामने, जो अभी हमने बात की कि जो बार बॉडी है ये कैसे मतलब बनती है, फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटाइजेशन से। इस पॉइंट को समझिएगा जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये सेल है एक, ठीक है, इसमें ये आपका एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल का है सेल, और ये आपका दूसरा एक्स क्रोमोसोम है। समझिएगा इस बात को। ये जाइगोट है, फ्यूजन से बना ये, इधर से स्पर्म, जो स्पर्म सेल आया एक्स क्रोमोसोम वाला, उधर से एग आया एक्स क्रोमोसोम वाला। एग तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम के होते हैं, तो ये फ्यूज किए और जाइगोट बना जो कि फीमेल है। अब इन दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटाइज किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्स क्रोमोसोम को हेट्रोक्रोमेटाइज कर रहे हैं, हेट्रोक्रोमेटाइजेशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया, बताया कि कौन सा एक्स क्रोमोसोम। अगर इनमें से बात करें तो ये वाला जो है पैटर्नल है, क्योंकि स्पर्म के साथ आया, फादर का है, और ये जो है मैटरनल है, ये मदर से आया है। ऑब्वियसली जितने भी सेल्स रहेंगे जो मदर के या फीमेल के जो सेल रहेंगे किसी भी फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, जहाँ XXXY क्रोमोसोम स्पीसीज में, XX के केस में कौन सा एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज होगा, मेल मीन्स फादर वाला एक्स क्रोमोसोम या मदर वाला एक्स क्रोमोसोम, कौन सा एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज होगा? आंसर क्या रहेगा? आंसर इज यूजुअली ये जो रहता है ये प्रोसेस रैंडम रहता है, कोई भी कर दिया जाएगा, ये प्रोसेस जो है ये रैंडम रहता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मदर वाला एक्स क्रोमोसोम है उसका कलर अलग शो करता हूँ। ये है आपका मदर वाला एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब मान लो कि एक जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, तो यहाँ है उसकी डोमिनेंट फॉर्म, यहाँ है उसकी रिसेसिव फॉर्म। अगर तो मैटरनल वाला क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटाइज हुआ तो उस केस में जो फीमेल होगी वो इस कैरेक्टर के लिए क्या रहेगी, रिसेसिव रहेगी। अगर क्रोमेटाइजेशन हेट्रोक्रोमेटाइजेशन किसकी होती है, एक्स की, क्योंकि नॉट रिसेसिव, उस केस में ये डोमिनेंट रहने वाली है, उस केस में डोमिनेंट रहने वाली है। मैं फिर समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी हमने कहा कि इन दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम उठा के क्या कर दिया जाएगा, हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया जाएगा। अब लेट्स सपोज कि वो जो हेट्रोक्रोमेटाइजेशन है वो किसकी हुई है, इस मदर वाले क्रोमोसोम की हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो गई तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा। लेकिन लेट्स सपोज कि फादर वाले एक्स क्रोमोसोम की हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हुई है, जो फादर का एक्स क्रोमोसोम था, तो उस केस में एक्सप्रेस क्या होगा, स्मॉल जी। हालांकि जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप है कैपिटल जी स्मॉल जी, एक्सप्रेस क्या होगा, स्मॉल जी, क्योंकि कैपिटल जी वाला जो एक्स क्रोमोसोम था वो तो हेट्रोक्रोमेटाइज होगा। और क्योंकि ये प्रोसेस रैंडम है, क्योंकि ये प्रोसेस रैंडम है और ये शुरू में ही हो जाता है, तो बॉडी के आधे सेल में तो ये एक्सप्रेस होगा, आधे सेल्स में नहीं होगा। इस डायग्राम को ज़्यादा बेटर समझेंगे आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए। टू गेट दिस डायग्राम, यहाँ पे दो क्रोमोसोम शो किए गए, अलग अलग कलर का मतलब है कि लेट सपोज हम बात करें, द फर्स्ट वन इज ऑफ पैटर्नल, फादर से है, दिस इज फॉर फादर, और जो दूसरा है दिस इज ऑफ मदर, ये मदर का है। रैंडम इनएक्टिवेशन हुई, शुरू में जो हुई रैंडम इनएक्टिवेशन हुई जब जाइगोट डिवाइड करने लगा, तो कुछ सेल्स में क्या हुआ आप देख रहे हैं, कुछ सेल्स में पी पैटर्नल वाला इनएक्टिवेट हुआ है, कुछ सेल्स में मैटरनल वाला इनएक्टिवेट हुआ है। तो एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो जो है उनमें से कुछ सेल्स में आप देख रहे हैं, ये जो अभी सर्कल कर, चलो सर्कल नहीं, ये वाले जो केस हैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो केस है कौन सा, पैटर्नल, पैटर्नल
पैटर्नल, पैटर्नल। इन केसेस में पैटर्नल वाला जो क्रोमोसोम है वो हेटरोक्रोमेटाइज होगा, बाकी केसेस में मैटरनल वाला है हेटरोक्रोमेटाइज होगा। तो वही अगर मैं जीन की बात करूं तो इनमें तो जैसे क्योंकि पैटर्नल वाला था, अगर एक जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में था तो आधों में तो एक्सप्रेस होगा, आधों में एक्सप्रेस नहीं होगा, आधों में एक्सप्रेस होगा, आधों में एक्सप्रेस नहीं होगा। क्लियर? दिस, ये जो चीज एक्सप्लेन की गई ये किस में एक्सप्लेन की गई? दिस वाज एक्सप्लेन इन लाइन हाइपोथेसिस। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक था। इस चीज को एक्सप्लेन किया गया किस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन हाइपोथेसिस में इसको एक्सप्लेन किया गया। लाइन हाइपोथेसिस। सो Radon in 1959 तीन साइंटिस्ट थे, ओहनो, कैप्लन एंड काइनोसेटा, जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सेक्स क्रोमेटिन जो रहती है, बारबुडी की बात चल रही है, सेक्स क्रोमेटिन जो है इट इज ड्राइड फ्रॉम, ये कहां से आती है? वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के पास जो दो एक्स क्रोमोसोम है उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम में से ये ड्राइव होती है। क्लियर? 1961 तक ये चीज क्लियर हुई कि जो ये जो कंक्लूड करते हैं, कब डिसाइड होता है कि कौन सी जो एक्स क्रोमोसोम हेटरोक्रोमेटाइज होगी। सो इट इज इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट decided that which X chromosome is heterochromatized, किसको हेटरोक्रोमेटाइज किया जाएगा, ये बहुत अर्ली स्टेज में डिसाइड होता है। क्लियर? एंड इट वाज लाइन साइंटिस्ट थी, ही ऑब्जर्व दैट, शी एक्चुअली observe that inactivation is a random phenomena, ये एक रैंडम फिनोमिना है। दोनों में से कोई भी एक्स क्रोमोसोम पैटर्नल या फिर मैटरनल, कोई भी एनी वन, पैटर्नल और मैटरनल, any of the chromosome, any of the X chromosome can be heterochromatized, कोई भी क्रोमोसोम जो है वो हेटरोक्रोमेटाइज हो सकती है। क्लियर? और इन्होंने एविडेंस के लिए किसको सामने रखा कि देखिए ऐसा होता है। एविडेंस के लिए इन्होंने एक सिंड्रोम की बात की, दैट वाज नोन एज लिश-नियान सिंड्रोम। डिसीज है लिश-नियान सिंड्रोम। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जो डिसऑर्डर है इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, और जो जीन इन्वॉल्व है दैट इज एक्स लिंक्ड, और रिसेसिव है। ये रिसेसिव कंडीशन में डिसीज होता है, रिसेसिव। क्लियर? और डिफेक्ट क्या है इसमें? डिफेक्ट जो रहता है डिफेक्ट इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के लिए कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसका प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से प्यूरिन जो होते हैं वो अक्यूमुलेट होते रहते हैं, एंड इट कॉजेस, होता क्या है, इट कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर?
और होगा क्या, जो यूरिक एसिड कंटेंट है वो बढ़ जाएगा बॉडी में, यूरिक एसिड कंटेंट इंक्रीज। प्यूरिन, व्हाट इज प्यूरिन? आपने पढ़ा जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं नाइट्रोजन बेस। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इनको जो एक्स्ट्रा होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, इनको जब भी जैसे अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकते, इनको भी स्टोर नहीं किया जा सकता। रीज़न वही है क्योंकि इनके ऊपर भी अमीन ग्रुप रहता है। आपने पढ़ा होगा एडेनिन जो होता है दैट इज 6 अमीनो प्यूरिन, 6 पोजीशन पे उसके अमीन ग्रुप रहता है। ऐसे ग्वानिन रहता है, उसमें भी अमीन ग्रुप रहता है। सो होगा ये कि एक्स्ट्रा होंगे तो इनको मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, अमीन ग्रुप को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो इनका मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा क्योंकि एंजाइम जो इनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है वो बन नहीं रहा, तो ये जो है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे और यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा क्योंकि वो फाइनली मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ा देंगे। एक्यूमुलेशन से, नर्वस टिश्यू में एक्यूमुलेशन से मेंटल रिटार्डेशन होती है और ये डिसीज होता है लिश्नेन सिंड्रोम। खैर डिसीज हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू कुछ और है यहाँ पे। अब इसमें जो कैरियर है, इस केस में जो कैरियर्स हैं, कैरियर्स के केस में क्या होगा, अगर मैं इसको एल से सिंड्रोम से शो करूं तो ये रहेगा स्मॉल एल, ये कैरियर होगा क्योंकि अफेक्टेड तो क्या होगा, अफेक्टेड के लिए तो दोनों पे डिसीज होना चाहिए, इट विल बी अफेक्टेड। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैरियर की। कैरियर के केस में जब इनकी फाइब्रोब्लास्ट को कल्चर किया गया, व्हेन फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है ये, कनेक्टिव टिश्यू की एक सेल है, नोट टाइप। व्हेन द फाइब्रोब्लास्ट ऑफ कैरियर आर कल्चर्ड, जब इनको कल्चर किया गया तो हुआ ये चीज देखी गई कि दो टाइप की सेल्स यहां पे ऑब्जर्व हुई, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कैरियर की बात कर रहा हूं, फिर समझिएगा कैरियर की बात कर रहा हूं। जब इनकी फाइब्रोब्लास्ट को कल्चर किया गया तो दो टाइप की सेल्स थी, एक वो जिसमें एंजाइम बन रहा था और एक वो जिसमें एंजाइम नहीं बन रहा था, विदाउट एंजाइम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन हुई थी। हालांकि ये कैरियर थे, इन कैरियर में से जिस सेल में इनएक्टिवेशन एक्स की हुई उसमें स्मॉल एल रह गया और एंजाइम नहीं बना क्योंकि एक्स इनएक्टिव हो गया, और जिस सेल में एक्स एल वाले की इनएक्टिवेशन हुई उसमें एक्स रहा और एंजाइम उसमें पॉजिटिवली बना। दैट मीन्स कि रैंडमली, क्योंकि अगर कोई एक क्रोमोसोम अफेक्टेड होता तो या तो एंजाइम बनता या नहीं बनता, लेकिन दोनों ही कंडीशंस मिली। क्लियर? लिश्नियन सिंड्रोम में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? ह्यूमंस में जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होती है, इन ह्यूमंस के केस में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो होती है, इट स्टार्ट एट, कब स्टार्ट हो जाती है? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है ऑन द 60th डे। और ये कंडीशन रिवर्ट कब हो जाती है? जैसा कि मैंने कहा कि जो गैमेटोजेनेसिस है, जर्म लाइन जाने से पहले जो है ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। कंडीशन रिवर्ट कब? इन मियोटिक प्रोफेस। मियोसिस कब होगी? जब गैमेटोजेनेसिस होगी, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस ये चीज रिवर्ट हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट कि जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन है वो रैंडम होता है। पहली बात, लाइन हाइपोथेसिस का एक मेन पॉइंट अभी पढ़ा है और इसके लिए उसने किसको कहा? लिश्नियन सिंड्रोम को एक्सप्लेन किया। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएगा या जो रैंडम इनएक्टिवेशन का जो टॉपिक रहता है उसके लिए जो क्रॉस शो की जाती है, एग्जाम्पल शो किया जाता है, दैट इज ऑफ टोर्टोइज शेल, टोर्टोइज शेल कैट का एग्जाम्पल यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेगा इसमें। व्हाट इज टोर्टोइज शेल? जो टोटल शेल एक्चुअली रहता है, ये कोट कलर का नाम दिया गया है। व्हाट इज, कौन सी कैट्स होती हैं टोटल शेल वाली? कैट विद मोज़ेक, पैचवर्क,
ऑन फर या स्किन के ऊपर एक मोज़ेक पैटर्न रहता है। मोज़ेक पैटर्न का मतलब है दो अलग अलग पैचेस रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक का है पैचेस मिलेंगे और ऑरेंज या येलो पैचेस मिलते हैं, ऑरेंज या येलो कलर के पैचेस मिलते हैं। तो टोटल शेल का मतलब क्या होता है? लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए आप, दिस डायग्राम देख रहे हैं। इन केसेस में पैचेस बने हुए हैं, कंप्लीटली ब्लैक फर नहीं है, कंप्लीटली ऑरेंज फर नहीं है, पैचेस बने हुए हैं इसके ऊपर। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं पैचेस बने हुए हैं। सो क्रॉस हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि है क्या केस। टोटल शेल कैट मतलब वो कैट जिनके ऊपर पैचेस हैं, जिनके ऊपर पैचेस हैं। आप कार्टूनिस्ट व्यू देख सकते, दिस डायग्राम पैचेस बने हुए हैं, दिख रहे हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर के पैचेस बने हुए हैं। सो दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम, जो दूसरे वाला है दिस इज द ओरिजिनल डायग्राम। आप देख रहे हैं पैचेस बन जाते हैं। सो ऐसी जो पैचेस की जो कैट रहती है दैट इज नोन एज टोर्टोइस शेल कैट। क्या बोलते हैं इसको? टोर्टोइस शेल कैट। अब इस कहानी में देखिए कंसेप्ट क्या है। इसमें जो जीन बी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर, कैपिटल बी मीन्स डोमिनेंट फॉर्म, एंड जो स्मॉल बी रिसेसिव फॉर्म है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर या येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? और जो जीन है वो कैसा है? एक्स लिंक्ड है। जीन जो है एक्स लिंक्ड है। अब जो ये वाला जो पैच फॉर्म आता है ये कब आती है? टोर्टोइस शेल। टोर्टोइस शेल देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको इसमें क्रॉस करवाने को कहा गया कैपिटल बी और कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस नहीं है, ये ध्यान से सुनना इस बात को। दिस इज ब्लैक, दिस इज ऑरेंज, कंसेप्ट आया आपके सामने, ये आप कहोगे ब्लैक होगी, ऑब्वियसली ब्लैक होगी, कंप्लीट डोमिनेंट का केस है। लेकिन मोज़ेक पैटर्न आ गया, ये वाला पैटर्न आ गया। अब आप कहोगे कि किसका कंसेप्ट है? आप कहोगे कि बिल्कुल ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो कंप्लीटली नहीं सप्रेस कर पा रहा है। बिल्कुल गलत है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ ये क्रॉस इंपॉर्टेंट है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, ये दरअसल में कहानी क्या है? ये कहानी कुछ और है। यहाँ पे जो टोर्टोइस शेल कंडीशन आ रही है वो रैंडम, इट इज ड्यू टू द, उस चीज को यहाँ प्रूव किया गया है, रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। लिश्नियन सिंड्रोम के केस में तो क्या कि भारी भरकम काम करना पड़ेगा आपको। टोर्टोइस शेल केस में पहली बात तो जीनोटाइप क्या रहेगा? एक्स बी, ये जीनोटाइप रहेगा पहली बात तो। हेटेरोजाइगस कंडीशन का ही, इट इज फॉर हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब लिश्नियन सिंड्रोम के लिए अगर आपको कहा जाए कि लिश्नियन सिंड्रोम से आप प्रूव करिए तो बहुत भारी काम है। आपको पहले पेशेंट ढूंढ के लाना पड़ेगा, फिर उसके फाइब्रोब्लास्ट आइसोलेट करो, फिर उसे कल्चर करो। लेकिन ये तो आप बिल्कुल सामने देख के बता सकते। जैसे टेट्राड एनालिसिस का नहीं था कि क्रॉसिंग ओवर, आपको क्रॉसिंग ओवर हुई है या नहीं हुई है ये देखना हो तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करना पड़ेगा। लेकिन टेट्राड एनालिसिस में आप देख के बता सकते थे कि हाँ हुई है या नहीं हुई है। अब इस क्रॉस को समझिए, ऐसा हुआ क्यों है, ये जो कहानी हुई है ये क्यों हुई है। लुक एट दिस क्रॉस। फर्स्ट पहले इस क्रॉस को समझिए। इस क्रॉस में क्या है कि जो कंडीशन आई फीमेल की अर्ली एम्ब्रियो, देख रहे अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे कंडीशन आई है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्लियर? सो ये जो है ब्लैक फर का है तो ये रहेगा, ये ऑरेंज फर का है ये रहेगा। अब क्या हुआ? रैंडम इनएक्टिवेशन हुई। रैंडम में आप देख रहे हैं यहाँ जो एक्टिवेशन हुआ, मतलब जो इनएक्टिवेशन हुआ वो किसका हुआ? ऑरेंज वाले का हो गया। तो इससे जो सेल बने वो ब्लैक नजर आ रहे हैं, और जहां इनएक्टिवेशन किसका हुआ? ब्लैक वाले का हुआ, उससे जो फर बने वो ऑरेंज नजर आ रहे हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, इनएक्टिवेशन गलत हुआ है, रैंडम हुआ है, नॉट गलत हुआ है, रैंडम हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लुक एट दिस केस कि एक्स बी वाई मतलब ऑरेंज कलर का फादर था, ब्लैक कलर की जो थी मदर थी, ठीक है। एंड दोनों के जो क्रॉस के बाद रिजल्ट आया, इस कंडीशन में तो कुछ होगा नहीं, दोनों ही ब्लैक हैं, दोनों ऑरेंज है। इस कंडीशन में हेटेरोजाइगस में ये चीज़ सामने आती है। अगर इनएक्टिवेशन किसका हुआ? ऑरेंज वाले का, तो फर्क कैसा है? ब्लैक। अगर इनएक्टिवेशन किसका हुआ?
ब्लैक वाले का तो फ़र्क ऐसा है, ऑरेंज और कलेक्टिव रिजल्ट ये आपके पास मोज़ेक अपीयरेंस सामने आ जाता है। रैंडम इनएक्टिवेशन सभी क्रॉसेस में यही दिखाया हुआ है, बिल्कुल सेम चीज़ इसमें दिखाई हुई है। इट इज़ द रैंडम इनएक्टिवेशन। क्लियर? सो लाइन हाइपोथेसिस का ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट कंक्लूजन है, जो लाइन हाइपोथेसिस का लास्ट कंक्लूजन था, वो क्या था, वो बहुत ध्यान से सुनेगा कि अकॉर्डिंग टू लाइन हाइपोथेसिस जो नंबर ऑफ बार बॉडीज होता है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन सेक्स क्रोमेटिन की बात चल रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ बार बॉडीज इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जितना एक्स क्रोमोसोम का नंबर रहेगा उससे हमेशा कम रहेगा। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में फीमेल में व्हाट इज द नंबर ऑफ बार बॉडी, 1 बार बॉडी, इसका नंबर क्या रहेगा 1, एंड इन केस ऑफ मेल 0, मेल के केस में क्या रहेगा 0 रहेगा। क्लियर? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बार बॉडी अकॉर्डिंग टू लाइन हाइपोथेसिस, इट इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हमेशा क्या रहेगा, एक्स क्रोमोसोम से एक हमेशा कम रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कि अगर आपने एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन किया है, जो कि मेन पॉइंट था, मैमल्स में ज़्यादातर यही रहता है। दूसरा जो हाइपर एक्टिवेशन का था वो केस हमने पढ़ लिया था, वो केस किस में मिलता है, मेल ड्रोसोफिला के केस में मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डोसेस कंपनसेशन एंड लाइन हाइपोथेसिस, जो आज का हमारा टॉपिक था। हम क्विक रिवीजन करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। डोसेस कंपनसेशन टर्म किसने दी थी, मुलर ने दी थी। किस में डिस्कवर हुआ था, ड्रोसोफिला में हुआ था। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, कंपनसेट करनी होती है 2 सेक्स में। और हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, इनएक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हालांकि 2 तरीक़ों से किया जा सकता है इसको, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन जो है हेटेरोक्रोमेटाइजेशन है, लेकिन फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्योंकि रिवर्ट होती है। बार बॉडी का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, किस में डिस्कवर हुआ था। देन इसका जो दूसरा नाम है सेक्स क्रोमेटिन, देन वो किस में मिलता है, स्किन है, ओरल एपिथेलियम है, या न्यूट्रोफिल्स के केस में मिलता है। और फिर जो इसका दूसरा नाम था, इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, इसको हम एक स्पेशल नाम दे रहे थे, दैट इज नोन एज ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक बोला जाता है इसको। फिर लाइन हाइपोथेसिस में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि जो इसके रैंडम है, जो इसका इनएक्टिवेशन है वो रैंडम रहेगा। इसने जो एविडेंस दिया लिश्नर सिंड्रोम के साथ दिया। हमने जो पढ़ा मेन वो था टोटल शेल कैट का, वो मेन इवेंट था। सो दिस इज ऑल अबाउट द, और एक लास्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कि नंबर ऑफ बार बॉडीज इज इक्वल टू 1 लेस देन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। वो क्या रहेगा, एक्स क्रोमोसोम से कम रहेगा। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी डाउट आता है इसे पूछिए, सिंपल टॉपिक था ये। और जल्दी से अपने लेक्चर कंप्लीट करिए बेटा, क्योंकि बहुत जल्दी इस चैप्टर को बाइंड अप करके फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट्स के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी में तो खैर ये नहीं है टॉपिक, वो कोई डाउट आता तो पूछिए। एंड टिल घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।